नमस्कार नमस्कार, मैं लेख राम लारे। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा कि व्यक्तियों के कर दायित्व के अध्ययन में मैंने आपको कुल आय की गणना के बारे में बताया और दूसरा व्यक्तियों की कर दायित्व की गणना के बारे में यहाँ पर मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब आगे उसको बढ़ाते हैं। तो आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी मैं उसमें से आपको क्वेश्चन बताऊंगा जो यहाँ पर फॉर्मेट बताया था। मैं आपको जो आपने पहले वीडियो में देखा, इसका जस्ट पहले वीडियो मैंने बताया था, उस वीडियो को देख लिया होगा। तो आगे हम लोग सीधे सवाल पे आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे इस टॉपिक का व्यक्तियों की कर दायित्व की गणना का यूनिट 4 का अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे होंगे तो पहला पार्ट देख लीजिएगा, क्योंकि पहला पार्ट में आपको पूरी डिटेल बताया गया है कि क्या क्या इसको कहते हैं। जैसे कुल आय कर दायित्व की गणना, इसमें क्या क्या प्रावधान होते हैं, क्या क्या पॉइंट आते हैं, इसके बारे में पूरे डिटेल में बता दिया गया है। अगर आप नहीं देखेंगे तो इसको देख लेना। ठीक है, तो चलो ठीक है, टॉपिक पर आते हैं। तो टॉपिक में आपको अभी बताया जाएगा, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें हम कुल आय और कर दायित्व की गणना करेंगे। कुल आय की गणना करेंगे, कर दायित्व की गणना करेंगे। तो सीधे क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, आप स्क्रीन में क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर है 12। अगर आप बुक से देख रहे हैं तो पेज नंबर है आपका 637। पेज कितना है? 637। ये नए बुक है 2022-23 का। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 12 पेज है आपका 637। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। एक व्यक्ति द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया गया है। पहला, वेतन शीर्षक से आय 95,000 का। मकान संपत्ति से आय गणना की गई है, मतलब मकान संपत्ति की आय गणना करके रखा कितने का? 44,000 रुपए का। व्यापार से आय 4,20,000 रुपए का। दीर्घकालीन पूंजीगत आय कितने का? 20,000 रुपए का। इसके बाद आपका लॉटरी एवं बाजी से आया 69,000 रुपए का। उसके बाद कृषि आय 15,000 रुपए का। आपको उसकी सकल कर दायित्व की गणना करनी है। कर दायित्व की गणना करनी है। कौन सी कर दायित्व? सकल कर दायित्व की गणना करनी है। ठीक है, तो सकल कर दायित्व की गणना करेंगे। तो सकल कर दायित्व की गणना करने के लिए सबसे पहले हमको कुल आय बनाना होगा, कुल आय की गणना करना होगा। ठीक है, याद रखना, जब भी आप कर दायित्व की गणना करोगे तो सबसे पहले आपको कुल आय की गणना करनी होगी। कुल आय की गणना करेंगे किसके लिए? कर दायित्व के लिए। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। तो चलो ठीक है, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। इसको पास रखते हैं, कुल आय की गणना करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? कुल आय बनाएंगे, जो क्वेश्चन अभी स्क्रीन में दिख रहा है उसका। उसके बाद उसी का कर दायित्व बनाएंगे। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं। एक पार्ट में बनाएंगे कुल आय, दूसरे में बनाएंगे कर दायित्व। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा यहाँ पर रखें। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका कुल आय, ये हो जाएगा हमारा कुल आय की गणना। इसमें तो नाम नहीं दिया तो डायरेक्ट लिख देंगे कुल आय की गणना। ठीक है, कर निर्धारण वर्ष 2022-23 को समाप्त, ये ऐसा। ठीक है, ये लिखेंगे कुल आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 22-23 को समाप्त वर्ष, ऐसा लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा अमाउंट निकलेगी। ये हो जाएगा आपका विवरण और ये हो जाएगा आपका राशि। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा? वेतन से आय। वेतन से आय, देखिए प्रश्न में वेतन से आय दिया है कि नहीं दिया है? 95,000 ऐसा कुछ दिया है। ये देखिए पहला है आपका, देखिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं। कुल आय की गणना करेंगे तो कुल आय की गणना में हेड डालेंगे कुल आय की गणना। उसके बाद कर निर्धारण वर्ष 2022-23 को समाप्त, उसके बाद विवरण और राशि। अब सबसे पहला पॉइंट मैंने इसमें बताया था, सबसे पहले क्या आता है? वेतन से आय। दूसरा क्या आता है? मकान संपत्ति। तीसरा क्या आता है? व्यापार में से। चौथा पूंजी। पांचवा अन्य साधन, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया। 5 शीर्षक क्या आता है? इसमें क्या आता है? 5 शीर्षक क्या आता है? ठीक है, पहला वेतन, दूसरा मकान, तीसरा व्यापार, चौथा पूंजी, पांचवा अन्य। तो सबसे पहला हमारा आएगा वेतन से आय। देखो प्रश्न में वेतन से आय कितना है? वेतन शीर्षक से आय कितने का? 95,000। यहाँ पर रख दो 95,000 रुपए का। ठीक, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है? मकान संपत्ति से आय। मकान संपत्ति से आय, तो मकान संपत्ति से आय हमारा कितना? इसमें देखो मकान संपत्ति से आय 44,000, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 44,000। इसके बाद तीसरा आ जाएगा आपका व्यापार एवं पैसे। व्यापार एवं पैसे से आय, देखो व्यापार पैसे का आय दिया क्या? इसमें व्यापार से आय बोला, व्यापार से आय मतलब इसी का पॉइंट है। व्यापार एवं पैसे से आय कितने का? 4,20,000 का, तो यहाँ पर लिख देंगे 4,20,000। ठीक है जी, इसके बाद चौथा आएगा आपका पूंजी लाभ से आय। पूंजी लाभ से आय,
तो पूंजी लाभ से आय आएगा। तो पूंजी लाभ हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है अल्पकालीन पूंजी लाभ और दूसरा होता है दीर्घकालीन पूंजी लाभ। दूसरा होता है क्या, दीर्घकालीन पूंजी लाभ। तो इसमें कौन सा पूंजी लाभ दिया है जी, देखो दीर्घकालीन पूंजी लाभ बोला है। कौन सा बोला है, दीर्घकालीन पूंजी लाभ। चौथे नंबर का पॉइंट देखिए 20,000 का दीर्घकालीन पूंजी लाभ दिया है, ठीक है। तो अल्पकालीन पूंजी लाभ दिया तो क्या हो जाएगा डेस, और ये दीर्घकालीन पूंजी लाभ कितने का दिया है 20,000। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20,000। तो टोटल करेंगे तो ये 20 का ये बाहर आ जाएगा 20,000। मतलब हमारा दीर्घकालीन पूंजी लाभ कितने का है 20,000 का। हेड मैंने हेड डाल दिया, देखिए ऐसा। दीर्घकालीन पूंजी लाभ चौथा है, इसमें आपका अल्पकालीन पूंजी लाभ कुछ नहीं है। दीर्घकालीन पूंजी लाभ 20,000 का है, टोटल 20,000 हमारा बाहर आ जाएगा 20,000, ठीक है। इसके बाद चौथा के बाद एक पांचवा आएगा। पांचवा में क्या आता है, अन्य साधन से आय। अन्य साधन से आय, तो अन्य साधन से आय के अंतर्गत भी बहुत सारा पॉइंट आता है। मैंने अन्य साधन के आय का एक वीडियो डाल रखा है, मतलब उसका 3-4 पार्ट डला हुआ है, आप शायद उसमें से पढ़े होंगे, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि अन्य साधन क्या क्या होता है। तो अन्य साधन का आय इसमें देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, लॉटरी एवं बाजी से आय। यहाँ पर दिया देखो 5वां नंबर का पॉइंट, लॉटरी एवं बाजी से आय। ये आपका 2 नंबर का आय। तो 2 नंबर का आय मतलब है कि आपका अन्य साधन का आय है। अन्य साधन का आय वहां पर डाल देंगे लॉटरी बाजी से आय। कितने का है भैया, लॉटरी बाजी से आय 69,000 का। तो ये 69,000 यहाँ पर आ जाएंगे। लॉटरी बाजी से आय कितने का 69,000। इसके बाद कृषि आय दिया 15,000। कृषि आय भी आपका क्या है, अन्य साधन का आय है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कृषि आय, यहाँ पर लिखेंगे कृषि आय, ठीक है। याद है कृषि आय यहाँ पर आ गया, लिख देंगे। याद है मैंने आपको पहले वीडियो पर बताया था और एकदम स्टार्टिंग में बताया था इनकम टैक्स का स्टार्टिंग में बताया था कि भारतीय कृषि आय कर मुक्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, भारतीय कृषि आय, जब अगर प्रश्न में कृषि आय दिए रहेंगे तो इसको हमेशा यहाँ पर क्या करेंगे, कर मुक्त करेंगे, ऐसा कर मुक्त, ठीक है। आंख बंद करके क्या कर देना, कर मुक्त कर देना, खत्म करना, ठीक। इसके बाद और देखते हैं कुछ और पॉइंट बचा है क्या। वेतन हो गया, मकान हो गया, व्यापार हो गया, दीर्घकालीन हो गया, लॉटरी बाजी हो गया, कृषि आय, मतलब सभी पॉइंट हो गए। इसको क्या करेंगे टोटल। तो अन्य साधन की आय में हमारा 69,000 का 2 नंबर का आय, लॉटरी का, कृषि आय तो कर मुक्त हो गया। तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा, इसको 69,000 हमारा बाहर निकल जाएगा। 69 कर मुक्त हो करेंगे तो 69,000 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक। अब ये तो हमारा हो गया पूरे आय, ठीक है जी। अब पूरे आय हो गया, इसको क्या करेंगे टोटल करेंगे। तो टोटल करेंगे तो टोटल कर लो भाई, टोटल कर लेते हैं। चलो सबको टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले कितना 95,000, उसके बाद 44,000, उसके बाद 4,20,000, उसके बाद 20,000, उसके बाद 69,000। ये आएगा आपका 6,48,000। इसे क्या कहेंगे, सकल कुल आय। क्या कहेंगे जी, सकल कुल आय कहेंगे। अब इसी सकल कुल आय में फिर से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या, स्वीकृत कटौती। ये देखिए ये सभी पांचों आय को जोड़े, पांचों शीर्षक के आय को जोड़े तो हमारा सकल कुल आय कितना निकला, 6,48,000। अब इसी में फिर से माइनस कर देंगे स्वीकृत कटौती। स्वीकृत कटौती क्या करता है यहाँ पर जी, धारा 80C से धारा 80 U तक की कटौती। देखो प्रश्न में दिया है क्या, छूट मांगे है क्या, इसमें जो व्यक्ति है वो छूट मांगे है क्या जी। देखो तो इसमें तो ऐसा कोई भी छूट नहीं मांगा है, मतलब इसमें छूट देने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नील। तो इसको टोटल खत्म करेंगे तो इसको पेड कर देंगे। तो देखिए 6,48,000 ये क्या हो जाएगा, हमारा कुल आय। ये कुल आय हमारा कितना निकल गया, 6,48,000 हमारा कुल आय निकल गया, खत्म। ये हमारा कुल आय कितना आ गया, 6,48,000 आ गया, ठीक है जी। अब कुल आय तो आ गया हमारा कितना, 6,48,000। याद है मैं एक बार आपको बताया था, इसके जस्ट पहले वीडियो में बताया था, इसी टॉपिक का वीडियो में बताया था, अगर प्रश्न में कृषि आय दे रहेंगे तो, प्रश्न में कृषि आय दे रहेंगे तो आपको ये कुल आय और कृषि आय दोनों को जोड़ करके कृषि आय निकाल लेना है, बताया था ना। तो चलो एक यहाँ छोटा सा बना लेते हैं, जैसे यहीं पे बना दो क्या, चलो यहीं पे बना लेते हैं कृषि आय, छोटा सा कृषि आय, ठीक है जी। ये देखिए ऐसा रहता है, ये हो जाएगा। सबसे पहले क्या आता है यहाँ पर, कुल आय आ जाएगा। कुल आय अभी हमने निकाला, देखिए कुल आय हमारा कितना, 6,48,000। ये आ जाएगा आपका 6,48,000, ठीक है। 6,48,000 अब इसी में ऐड कर देना है, किसको ऐड करना है, कृषि आय को।
कृषि आय को इसमें ऐड कर दिया जाता है। कृषि आय को क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। वो भी कब ऐड करेंगे, 5000 से अधिक रहेगा तब। कृषि आय, कृषि आय देखो 5000 से अधिक है कि नहीं है। देखो प्रश्न में कृषि आय कितने का है, कृषि आय आपका 15000 मतलब 5000 से अधिक है, तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो 15 ये दोनों को जोड़ लो। ठीक है, दोनों को जोड़ो, कितना आएगा, कितना आया था 6,48,000 प्लस कर लो आपका 15,000, ये आएगा आपका 6,63,000। कितना आ जाएगा, 6,63,000। ये क्या हो जाएंगे आपका कृषि आय बोल दो, या इसी को आप सकल कुल आय बोल सकते हो, सीधा सीधा कुल आय भी बोल सकते हो। ठीक है, अब हमको क्या करना है, टैक्स लगाना है। देखिए ये देखिए हमारा कुल आय बना। ठीक, कुल आय हमारा बन गया। अब प्रश्न में मैं पहले ही बता दिया था, पहले मतलब पहले वीडियो में बता दिया था, अगर प्रश्न में आपको कृषि आय दिए रहेंगे तो एक छोटा सा ऐसा बना लेना बोला। ठीक है, अच्छे से बना लेना, मेरे से टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ठीक है, अच्छे से बना लेंगे सिस्टमैटिक तरीके से। ऐसे एक कृषि आय लिखेंगे, तो कृषि आय में सबसे पहले कुल आय को लिखेंगे, जो यहाँ पे कुल आय निकला है उसको यहाँ पर लिख देंगे, इसी में ऐड कर देंगे कृषि आय। कब ऐड करना है, 5000 से अधिक रहेगा तो, 5000 से कम रहेगा तो छोड़ देना है। ठीक है, तो हमारा कृषि आय 5000 से अधिक है तो इसको ऐड कर दिए, दोनों को जोड़े तो कितना है, 6,63,000। इतना ही आएगा ना, 0,0,0,8,5 तरह के दिन ऐसे लगा, 4 और 2 6। अच्छा ठीक, 6,63,000 आएगा कितने का, कृषि आय। क्लियर है। अब इसी 6,63,000 पर हम क्या देंगे, टैक्स देंगे। क्या देना है हमको, टैक्स। जैसे मैंने बताया था ना, कर दायित्व, यहाँ पर ये पढ़ने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, कर दायित्व की गणना करना पड़ता है। तो कर दायित्व की गणना करेंगे, तो कर दायित्व की गणना यहाँ पर करें, इसी के नीचे कर लेते हैं। चलो कर दायित्व की गणना करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या नाम दिया है भाई, नाम तो नहीं दिया है। तो सबसे पहले कर दायित्व की गणना करेंगे, तो हमारे पास 3 प्रकार का व्यक्ति होता है। एक होता है अन्य व्यक्ति, अन्य व्यक्ति, दूसरा होता है आपका वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ नागरिक, नागरिक, तीसरा होता है आपका अति वरिष्ठ, अति वरिष्ठ नागरिक। ठीक है, तो इसको पहचानना है। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है, मैंने बताया था आपको। जैसे हम कर दायित्व की गणना करेंगे तो तीनों में से एक का करेंगे, या तो इसका करेंगे, या तो इसका करेंगे, या तो इसका करेंगे। ठीक है, तो इसको पहचाने कैसे, अन्य व्यक्ति है, वरिष्ठ नागरिक है, या अति वरिष्ठ नागरिक है, इसको पहचानना कैसे। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, इसको हम पहचान सकते हैं उम्र के माध्यम से। उम्र मतलब एज के माध्यम से। इसका आता है 18 से 60 के बीच में, 18 से 60 के बीच में आया तो समझ जाना अन्य व्यक्ति है। क्लियर। और इसका आएगा 61 से 80, या बोल देना सीधा सीधा 60 से 80 बोल देना। 60 से 80 के बीच में आया मतलब क्या, आपका वरिष्ठ नागरिक। तो समझ जाएंगे वरिष्ठ नागरिक का बनेगा। और 80 से अधिक रहेगा तो समझ जाना अति वरिष्ठ का है, अति वरिष्ठ का। प्रश्न में देखो क्या दिया है, एज दिया है, इसमें एज दिया है जी, एक व्यक्ति द्वारा कर निर्धारण 22-23, इसमें तो एज नहीं दिया है, एज दिया ही नहीं है। अब क्या करें, एज दिया रहता, जैसे 18 से 60 के बीच में देता तो अन्य का बनाते, 60 से 80 के बीच में देते तो वरिष्ठ नागरिक का बनाते, अति वरिष्ठ का 80 से अधिक रहता तो बनाते। इसमें तो डेट ही नहीं दे तो क्या करें, बात यही हो रहा है ना। तो एक नियम है, अगर प्रश्न में एज नहीं दिया रहेगा, उसका डेट नहीं दिया रहेगा, डेट सन एज नहीं दिया रहेगा, उम्र नहीं दिया रहेगा, तो आप किसका बनाएंगे, अन्य व्यक्ति का बनाएंगे। किसका बनाएंगे, अन्य व्यक्ति का। क्लियर है, किसका बनाएंगे, अन्य व्यक्ति का। इस प्रश्न में उम्र का डेट नहीं दिया है तो आप किसका बनाएंगे, अन्य व्यक्ति का बनाएंगे। याद रखना, अगर प्रश्न में उम्र नहीं दिए रहेंगे तो आप किसका बनाएंगे, अन्य व्यक्ति का बनाएंगे। एक चीज और, प्रश्न के साथ साथ आपको पहचानना होगा कि वो निवासी है कि असाधारण निवासी है कि अनिवासी है। तो इसमें बताया क्या, निवासी है कि असाधारण निवासी है कि अनिवासी, इसमें भी नहीं बताया। तो आप क्या करोगे, उसको निवासी मानोगे। मानने का तरीका है, जो पहले में रहता है उसी को माना जाता है। पहले में क्या है, आपका निवासी है, मैं पहले भी बता चुका इस बात को। इस क्वेश्चन में निवासी, असाधारण निवासी या अनिवासी कुछ भी नहीं बताया, तो आयकर नियम के अनुसार आप क्या मानोगे, उसे निवासी ही मानोगे। क्या मानोगे, निवासी, क्योंकि इसमें कुछ नहीं बताया। तो जो पहले आया उसी का नाम चढ़ गया। तो किसका नाम पहले आता है, निवासी, मतलब क्या कहलाएंगे, आपका निवासी कहलाएंगे। वैसे इसमें भी देखिए, इसमें किसी का उम्र नहीं बताया, तो जो पहले आया वही पाया। पहले कौन आया, अन्य व्यक्ति आया, तो अन्य व्यक्ति का बनेगा, सिंपल सी बात है। क्लियर है। एज नहीं दिया रहेगा तो आंख बंद करके किसका बनाओगे, अन्य व्यक्ति का बनाओगे।
बनाओगे, इसमें उसका स्थानीय बताएंगे निवास है कि आशा निवासी की अनिवासी, तो आग बंद करके आप निवासी का बनाओगे। क्लियर? ठीक, तो चलो ये तो हो गया हमारा पहचान, मतलब किसका बनेगा, अन्य व्यक्ति का बनेगा, और इसमें निवासी आशा निवासी अनिवासी कुछ नहीं पता, मतलब क्या है वो निवासी है। ठीक है, तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, एक क्लीन कर दिया। सबसे पहले हम डाल देंगे निवासी, नाम नहीं दिया तो डाल देंगे निवासी, कुछ नहीं होता है निवासी, हमको तो लिखना होगा। निवासी में क्या है आपका अन्य व्यक्ति, जैसे कि मैंने अभी बताया। ठीक है, निवासी अन्य व्यक्ति। निवासी अन्य व्यक्ति क्यों डाले, क्योंकि इसको डालना पड़ता है पहचान के लिए। ठीक है, किसका बनेगा ऐसा जानने के लिए इसको पहचान के लिए डालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका निवासी और दूसरा हो जाएगा अन्य व्यक्ति। अब इसमें निवासी अनिवासी अनिवासी नहीं बता तो हम क्या लिखेंगे, निवासी लिखेंगे। ये व्यक्ति का पहचान के लिए उनका उम्र नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, अगर उम्र दिया है तो किसको डालेंगे, अन्य व्यक्ति का बनाएंगे, अन्य व्यक्ति पर टैक्स लगाएंगे। क्लियर? अब ये लिखने के बाद क्या लिखेंगे, कर दायित्व की गणना, कर दायित्व की गणना, कर दायित्व की गणना, अरे यार थोड़ा सा लग होगा, ये लिखो कर दायित्व की गणना, ये ऐसा लिख देंगे, कर दायित्व की गणना, कर निर्धारण वर्ष 2022-23 को समाप्त, ऐसा इसमें हर में लिखना होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में लिखना होगा। सबसे पहले आपको पहचान करना होगा निवासी है कि अन्य व्यक्ति, इसको लिखेंगे। इसको लिखने के बाद कर दायित्व की गणना लिखेंगे, उसके बाद कर निर्धारण वर्ष 22-23 को समाप्त लिखेंगे। ठीक, अब इसके बाद ये हो जाएगा आपका विवरण और ये हो जाएगा आपका राशि। ठीक है जी, तो चलो सबसे पहले क्या आता है भैया, अब स्टार्ट करें कर दायित्व की गणना। क्लियर तो हो गया होगा, निवासी और अन्य व्यक्ति का पहचान तो हो गया होगा। निवास जैसे इसमें तीनों में से जिसको दिया रहेगा प्रश्न देंगे उसको मान लेना, और अगर नहीं दे रहेंगे प्रश्न नहीं बता रहे तो तीनों में से एक को मानना, तो आप किसको मानोगे, निवासी को मानोगे। ठीक है, और उम्र में बताया था अन्य व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक अति वरिष्ठ में उसका एज नहीं दे रहेगा तो आप अन्य नहीं बनाएंगे, जैसे मैं अभी बना रहा हूँ। जैसे इसमें निवासी बोला है, क्या कुछ नहीं बोला, ना निवासी बताया ना अनिवासी अनिवासी कुछ नहीं बताया, हम किसको मानेंगे, निवासी को मानेंगे। ठीक है, उसके बाद अन्य वरिष्ठ अति वरिष्ठ कुछ बताया गया नहीं बताया तो किसको मानेंगे, अन्य व्यक्ति को मानेंगे। क्लियर? तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद क्या होता है, गणना करने का 22-23 को समाप्त, विवरण राशि। सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, मैंने पहले वीडियो में बताया था क्या आता है, दीर्घकालीन पूंजी लाभ। क्या आता है जी, दीर्घकालीन पूंजी लाभ आता है। सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट क्या आता है, दीर्घकालीन पूंजी लाभ आता है। तो दीर्घकालीन पूंजी लाभ यहाँ पर आ गया। अब दीर्घकालीन पूंजी लाभ देखो कितने दीर्घकालीन पूंजी लाभ, ये देखिए दीर्घकालीन पूंजी लाभ हमारा कहाँ है, दीर्घकालीन पूंजी लाभ हमारा 20,000 है, तो 20,000 का 20% यहाँ पर लग जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 20,000 का कितना परसेंट, 20%। ठीक है, ये देखिए मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में 20%, 20%, 20%, 30%, 30% ऐसा बताया था ना, याद है ना? ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या आता है, दीर्घकालीन पूंजी लाभ। तो दीर्घकालीन पूंजी लाभ आपका जो भी रहेगा, जितना भी रहेगा उसका आपको कितना परसेंट टैक्स के रूप में देना होगा, 20%। तो ये देखिए हमारा दीर्घकालीन पूंजी लाभ, देखिए दीर्घकालीन पूंजी लाभ आपको स्क्रीन क्वेश्चन में दिख रहा होगा, दीर्घकालीन पूंजी लाभ कितने का, 20,000। तो 20,000 का कितना परसेंट दे देंगे, 20%। निकालो 20,000 का 20% क्या जाएगा, 20,000 का 20% आएगा आपका 4,000, आ गया 4,000 टैक्स के रूप में लग जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद दूसरा क्या आता है, अन्य साधन से आय। अन्य साधन से आय यहाँ पर आता है, वो भी कौन सा आय, 2 नंबर का आय है। 2 नंबर का आय का कितना परसेंट टैक्स जाता है, 30% जाता है, 30%। ठीक है, तो अन्य साधन से आय देखिए, अन्य साधन से आय यहाँ पर, अन्य साधन से आय में लॉटरी बाजी दिया, लॉटरी बाजी कितने का, 69,000। लॉटरी आपका 2 नंबर का आय, मतलब इसमें का 30% जाएगा टैक्स के रूप में। ठीक है, देना है भैया। तो अन्य साधन से आय यहाँ पे आ जाएंगे, 2 नंबर का आय का कितना परसेंट, 30% टैक्स के रूप में चला जाता है। तो ठीक है, फिर अन्य साधन से आय 69,000 2 नंबर का है। ठीक है, ये देखिए 69,000 है, अन्य साधन के अंतर्गत आपका लॉटरी बाजी दिया, आपको क्वेश्चन में भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन में देखिए लॉटरी का इनकम कितने का है, 69,000 है, तो 69,000 का कितना परसेंट देना हमको, 30%। लगाओ 69,000 का 30%, बहुत लॉटरी का जीता है ये, लगाओ 69,000 का कितना, 30% आएगा आपका 20,700। कितना आएगा, 20,700। 69,000 का कितना परसेंट, 30%, 20,700 आ जाएगा। ठीक, अब इतना हो जाने के बाद पहला दूसरा के बाद ये आएगा आपका तीसरा, प्रथम 2.5 लाख रुपए का, प्रथम 2.5 लाख। अब ये 2.5 लाख कहाँ से आया, याद है ना, जब मैंने आपको कर दायित्व का अध्ययन बताया था पार्ट 1 में, तो मैंने लिखा था, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा था ये प्रथम, यहाँ पर लिखा था प्रथम 2.5 लाख। ठीक, उसके बाद अगले
याद आ रहा है जी भैया, अगले 2.5 लाख, उसके बाद फिर से अगले कितना 5 लाख, उसके बाद फिर से अगले कितना 10 लाख, ऐसा लिखा था ना, कुछ याद आ रहा होगा। ये किसका है, अन्य का है, ठीक है, ये अन्य का बता रहा हूँ, अन्य व्यक्ति का ही बता रहा हूँ, अन्य व्यक्ति का। इस पर कितना ये होता है कर मुक्त, क्या होता है कर मुक्त, इस पर कितना परसेंट 5%, इस पर कितना परसेंट 20%, इस पर 30%, ऐसा आता है ना। ये देखिए ये टैक्स स्लैब का बता रहा हूं मैं। अन्य व्यक्ति का कर देने का टेक्निक ये है, उसका माध्यम ये है, उसका लिखने का टेक्निक ये है, ठीक है जी। तो सबसे पहले अन्य व्यक्ति देखेंगे, प्रथम 2.5 लाख पर क्या होता है कर मुक्त होता है, अगले 2.5 लाख पर क्या होता है 5% टैक्स ग्रुप में जाता है, फिर से अगले 5 लाख पर क्या होता है 20% जाता है, उसके बाद अगले 10 लाख पर क्या होता है 30%। तो देने का तरीका होता है, जैसे यहाँ पास आएंगे, ठीक है, तो ये हमने दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर 20% तो लगा दिया, ये तो लगाना ही है। अन्य साधन से आय पर आपको 69,000, दो नंबर के यहाँ पर 30% लगाना है, ये भी हमने लगा दिया। अब उसके बाद प्रथम 2.5 लाख पर अन्य व्यक्ति है, देखिए ये भी अन्य व्यक्ति है, प्रथम 2.5 लाख, प्रथम 2.5 लाख पर क्या हो जाएंगे कर मुक्त, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये कर मुक्त हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएंगे कर मुक्त। अब अगले 2.5 लाख पर हमको 5% देना है, कितना परसेंट 5%। अगले 2.5 लाख पर मेरे को 5% टैक्स के रूप में देना है, क्लियर है यहाँ तक। ये देखिए अगले 2.5 लाख पर मेरे को 5% टैक्स के रूप में देना है, तो देना है यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन क्या मेरे पास 2.5 लाख पैसा बचा है कि नहीं बचा, उसको देखना होगा। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले हमारा एक कृषि आय टोटल इनकम कितना है, ये देखिए टोटल एकदम टोटल 6,63,000, ठीक 6,63,000, ये देखिए मैंने टाइप कर लिया 6,63,000। अब 6,63,000 में मैंने दीर्घकालीन पूंजी लाभ को दे दिया 20,000 दिया दीर्घकालीन पूंजी लाभ, देखिए पहले में लिखा दीर्घकालीन 20,000, तो उसको जो दे दिया उसको क्या करेंगे माइनस, तो 20,000 दीर्घकालीन पूंजी लाभ को माइनस करेंगे, कितना बचा 6,43,000 बचा। अब 6,43,000 में हमने ये अन्य साधन की आय 69,000 भी दे दिए ना, तो इसको भी क्या करेंगे माइनस करेंगे 69,000, तो माइनस करो 69,000, कितना बचेगा 5,74,000। आप भी अपने कैलकुलेटर में टाइप करिएगा कितना बचा 5,74,000। 69,000 को देने के बाद हमने फिर से 2.5 लाख को दे दिए, तो माइनस करो 2.5 लाख को, कितना बच रहा है हमारे पास 3,24,000 बच रहा है। मेरे पास मेरे पैकेट में कितना है अभी 3,24,000, मेरे को देना कितना है अगले 2.5 लाख पर 5%, तो मेरे पास कितना है 3,24,000 है, और मेरे को अगला 2.5 लाख देना है, तो मैं दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ यार। मेरे पास कितना है 3,24,000, मेरे को देना कितना है 2.5 लाख, 3,24,000 मेरे पैकेट में पड़ा हुआ है, मेरे को देना कितना है 2.5 लाख पर 5, तो चला जाएगा, तो दे देते हैं, तो आ जाएगा चौथा, मतलब अगले कितना अगले 2.5 लाख पर, अगले 2.5 लाख रुपए पर कितना 5%, तो 2.5 लाख का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 12,500 आएगा, ठीक है। 2.5 लाख का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 12,500, ठीक है। अगले 2.5 लाख रुपए पर 5% कितना आएगा आपका 12,500। अब मैंने फिर से 2.5 लाख को दे दिया, अब 2.5 लाख को फिर से माइनस करूंगा, तो 2.5 लाख को फिर से माइनस करते हैं, ये 2.5 लाख को माइनस कितना आएगा हमारा 74,000, ये देखिए कितना आया 74,000, कितना आया भैया देखिए 74,000 दिख रहा होगा आपको, कितना 74,000। अब यहाँ पे हमने आ गए 2.5 लाख पर 5% लगा दिया, कितना है 12,500, क्लियर। अब इसके बाद मेरे को और कितना देना, तो अगला मेरे 5 लाख देना है, 5 लाख पर कितना 20%। अब सामने मेरे को 5 लाख देना है, 5 लाख पर 20% देना है। अब मेरे पास रकम कितना है, ये देखिए 74,000, कितना बचा है 74,000, तो मैं दे सकता हूँ क्या, नहीं दे सकता भैया, जेब में है 74,000 और मांग रहा है 5 लाख, मैं दे सकता हूँ क्या, अरे कभी नहीं दे सकता, पैसा ही है तो कहां से दूंगा मैं, मेरे पास 74,000 ही है, और बोल रहे बेटा 2.5 लाख निकाल नहीं तो बसंती बना के नाचे नचाएंगे, भैया मैं बोलूंगा जो करना कर ले, मेरे पास 74,000 ही है, तो 74,000 ही दे पाऊंगा, मेरे पास 5 लाख है नहीं तो कहां से दूं, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। तो हमारे पास अब शेष कितना बचा है 74,000, तो बोला चल ठीक है जितना है उतना दे दे, ये बोलेगा, मैं बोला ठीक है ले जा भैया, तो शेष कितना बचा 74, तो ये लिखेंगे 5वां शेष बचा, तो शेष ही लिखेंगे, शेष कितने पर 74,000 बचा, 74,000 रुपए पर कितना परसेंट देना है जी, ये कितना परसेंट लगेगा इसमें 20%, तो आ जाएगा आपका 20%, तो 74,000 का 20% ले लो, क्या आ जाएगा आपका 14,800,
ठीक, आ गया 14,800। अब हमारा पूरा टैक्स चला गया, पैसा खत्म हो गया, पूरा का पूरा पैसा खत्म। ठीक, पैसा हमारा खत्म हो गया। पैसा खत्म हो गया, इसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो कर लो टोटल, ये आएगा हमारा 4,000, 20,700, उसके बाद 12,500, उसके बाद 14,800, ये आएगा आपका 52,000। कितना आ जाएगा आपका 52,000। ये क्या कहलाएंगे, कुल योग। कुल योग आ गया 52,000। अब इसी में माइनस करेंगे, हम मांग करेंगे भैया, क्या करेंगे, मांग करेंगे, लेस करेंगे। क्या, धारा 87A की कटौती, धारा 87A की कटौती की क्या करेंगे, मांग करेंगे। तो धारा 87A की कटौती का मांग करेंगे, छूट मांगेंगे। तो 87A की कटौती का प्रावधान क्या है, छूट मांगने के लिए क्या क्या है। सबसे पहला, भारत का निवासी होना चाहिए और ये कुल आय 5 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो हम निवासी तो है भारत का, हम भारत का निवासी तो है, लेकिन हमारा कुल आय 5 लाख से कम है क्या, नहीं है यार, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये देखिए हम भारत का निवासी तो है, लेकिन हमारा जो कुल आय कृषि आय है वो 5 लाख से कम नहीं है, मतलब हमको छूट नहीं मिलेगा, 12,500 का छूट हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये नील हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें फिर से माइनस करेंगे, क्या, कृषि आय। कृषि आय, कृषि आय है इसमें, देखो तो कृषि आय, ये देखिए कृषि आय आपके पास 15,000 है, तो 15,000 का कितना परसेंट, 15,000 का 5% निकाल दो, 15,000 का 5% फिर से इसमें माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15,000 का 5%, ये आएगा आपका 750। ठीक है, अब इसको इसमें घटाओ, देखिए 52,000 में, कुल योग 52,000 में लेस करेंगे धारा 87A, वो तो नीला गया। अब उसके बाद फिर से माइनस करेंगे कृषि आय का कितना, 5%, कितना कृषि आय, 15,000 का 5% 750 को घटा देंगे, मतलब 52,000 में 750 को घटा, ये 52,000 में माइनस करो 750, ये बचेगा आपका 51,250। अब इसी 51,250 का ऐड करना है, क्या, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, शिक्षा उपकर। ठीक है जी, ये आपका आया 51,250, इसी का ले लो 51,250 का कितना परसेंट, 4%, 4% ही कटेगा हमेशा शिक्षा और स्वास्थ्य पर। ठीक है, तो आएगा 51,250 का 4%, यह आएगा आपका 2,050। ठीक है, ये 51,250 में हमको ऐड करना है स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, मतलब 51,250 का हम 4% लेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर, जो आएगा कितना, 2,050। तो इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ दो भैया, फिर ये दोनों को जोड़ दो, 51,250 और ये 20,50 को दोनों को जोड़ दो, 51,250 में प्लस करो 20,50, ये आया आपका 53,300। इसे क्या कहेंगे, सकल कर दायित्व। ठीक है, सकल कर दायित्व। ठीक है जी, तो इतने में हमारा सवाल खत्म। आपको आपके क्वेश्चन में केवल यहीं तक ही सॉल्व करने के लिए बोला है, कर दायित्व तक ही बनाने के लिए बोला है, सकल कर दायित्व की गणना कीजिए ऐसा बोला, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा बन गया। अब यहाँ तक बन जाने के बाद इसको क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, हमारा काम खत्म। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन पूर्ण रूप से बन गया है। पूर्ण रूप से क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन बन गया है। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन तो बन गया, हमारा आंसर भी आ गया है, आंसर आ गया है। ठीक है, ये 53,320 का आंसर आएगा, तो हमारा आंसर भी आ गया है। अब हमने पहला कुल आय बना लिया और दूसरा कर दायित्व गणना भी कर लिया। ठीक, तो इसका गणना किए तो आपको समझ में तो आ गया होगा। थोड़ा सा टैक्स कैसे कैसे दिया समझ में नहीं आया, थोड़ा समय बाद और बता देता हूँ। जैसे हमारे पास टोटल इनकम 6,63,000 का है। ठीक, तो इसी 6,63,000 को हमको किस्तों में पटाना है। पहला हमारा दीर्घकालीन पूंजी लाभ तो पटेगा और ये अन्य साधन क्या तो पूरा पूरा जाएगा, उसको देना ही होगा। ठीक है, तो चलो देते हैं। तो देखिए 6,63,000, आप भी टाइप करिए अपने कैलकुलेटर को निकालिए, मैं आपको सिखा दूं। ठीक है, ऐसे करना। सबसे पहले आप क्या करना, जो भी यहाँ पे टोटल आया रहेगा उसी को लेना है। यहाँ पे टोटल कितना हमारा 6,63,000, आप टोटल यहाँ का लेना है, यहाँ का मत लेना भैया, यहाँ का टोटल मत लेना। आप जब भी कृषि निकालोगे तो वहाँ का टोटल लेना। ठीक है, यहाँ का टोटल लेंगे 6,63,000, टाइप कर लो। अब 6,63,000 मेरे पास है, ये देखिए हमारे पास 6,63,000 है। अब 6,63,000 में हमने दीर्घकालीन पूंजी लाभ का 20,000 दे दिए कि नहीं दिए, दिए तो माइनस करो 20,000 को, आप भी माइनस कीजिए, कितना आएगा 6,43,000। अब ये 6,43,000 हमने अन्य साधन किया, 69,000 दिए कि नहीं दिए, देखिए लिखा मैं, उसको माइनस करो 69,000 को,
कितना बचा है 5,74,000 बचा ना। अब अगला मेरे को 2.5 लाख देना है, अगला मेरे को प्रथम 2.5 लाख रुपए देना है, तो 2.5 लाख देने के लिए मेरे पास पैसा है, भरपूर पैसा, 5 लाख दे देते हैं, तो चलो दे दो। तो 2.5 लाख को देना है, तो 2.5 लाख को दोगे तो उसको भी माइनस करो, 2.5 लाख प्रथम 2.5 लाख क्रममुक्त लिखे, उसको घटाओ, दे दिए तो घटा देना, रखना नहीं है, ठीक है। 2.5 लाख दिए तो उसको घटाओ, कितना बचेगा 3,24,000 बचा। ये हमारा ये वाला 2.5 लाख हमारा हो गया, ये वाला 2.5 लाख का काम नहीं कर लिया, ये वाला 2.5 लाख हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब उसके बाद अगले 2.5 लाख फिर से देना मेरे को, अगले 2.5 लाख देना है 5% के रूप में। तो देखो 2.5 लाख दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, दे सकते हैं। 3 लाख बचा है, आपके कैलकुलेटर में बचा होगा 3,24,000 बचा है ना, बिल्कुल बचा है, ऑलराइट, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक। कितना 3,24,000 बचा, देना कितना हमको 2,50,000, 2,50,000 देना, तो दे देते, कितना परसेंट देना है 5%, तो चलो दे देते हैं। ये देखिए अगले 2.5 लाख पर कितना 5%, 12,500 आ गया, तो चलो दे दिए ना, अब भी दे दिए ना, ठीक। चलो घटा दो 2.5 लाख को, ये घट गया, कितना आएगा 74,000, तो ये 2.5 लाख को घटा दिए, ये 2.5 लाख को घटा दिए, कितना बचा 74,000, ठीक है। तो 74,000 बचा, वहां तक तो ठीक है, ये 74,000 बच गया। ये 2.5 देखो, ये 2.5 लाख दिए, 2.5 लाख दिए, उसको भी घटा दिए। अब उसके बाद मेरे को देना कितना अगला 5 लाख, ये 2.5 लाख दे दिए, ये 2.5 लाख दे दिए, इधर देखो रिपोर्ट में ये 2.5 लाख दे दिए, ये 2.5 लाख दे दिए। अब देना कितने मेरे को 5 लाख, कितना परसेंट 20%। अब 5 लाख देना है और जेब में कितना है 74,000, कितना है 74,000 बचा है, देना कितना है 5 लाख, जेब में कितना 74,000, तो दे पाएंगे क्या, नहीं दे सकते यार। उसको बोलेंगे क्षमा करना हुजूर, नहीं दे सकते, बोलेगा बेटा जितना है उतना दे, नहीं तो मोबाइल जब्त कर लूंगा, बाइक जब्त कर लूंगा बोलेगा वो। तो मैं बोला कि ठीक है भैया, ये 74,000 है, 74,000 को ही ले जाओ। तो हम शेष में 74,000 पर लिखेंगे, शेष 74,000 पर कितना परसेंट देंगे 20%, तो 74,000 पर 20% ले लो, निकालो 74,000 दे दिया, तो 74,000 को लो घटा दो, क्या बचा 0, खत्म कहानी, 0 बचा ना, खत्म। 74,000 का 20% ले लो, 74,000 का 20% ले लो, यह आपका 14,800 निकल गया। अब सभी का तो लगा दिए, अब सभी का 0 हो गया। अब इतने को क्या करेंगे, इतने को क्या करेंगे टोटल, तो कितना आएगा 52,000। अब इसी को क्या करेंगे कुल योग लिखेंगे, ठीक है। अब इसी में फिर से माइनस करेंगे, धारा 87 एक ही कटौती, धारा 87 की कटौती के लिए पहला भारत का निवासी होना चाहिए, दूसरा एक गुना है उसका 5 लाख से कम होना चाहिए। भारत का निवासी तो है लेकिन ये 5 लाख से कम है क्या।